मेरा नाम रेहान है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाता हूँ जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि इस दुनिया में हम इंसानों के साथ साथ सिर्फ जानवर ही नहीं बल्कि कोई और भी रहता है। ये हमको तो देख सकते हैं लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग इन्हें नहीं देख सकते। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक छोटी सी गलती की वजह से मेरी ज़िंदगी के साथ एक ऐसा भयानक हादसा पेश आएगा जो मेरी ज़िंदगी का मकसद ही ख़त्म कर देगा। कहते हैं कि मौत हर दर्द का इलाज होता है, लेकिन तब क्या हो जब इंसान मौत मांगे और मौत भी नसीब ना हो। बहुत बड़ा सपना नहीं देखा था मैंने, बस यही देखा था कि वो और मैं एक साथ एक ही छत के नीचे हमेशा साथ रहने वाले हैं। पर मुझे मालूम नहीं था कि जो सपने दिखाता है वो कभी कभी नींद भी छीन लेता है। बस इन बंद होती आंखों में कुछ यादें साथ लेके जा रहा हूँ जिनमें मैं और मेरी फरीहा बहुत खुश थे। कहते हैं जब रात को जानवर और कुत्ते रोते हैं तो वो इनको देखकर रोते हैं। जिस तरह हम जिंदगी जीते हैं और हमारी फैमिलीज होती है उनकी भी होती है। इंसानों की तरह इनमें भी कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे। ये सब ज़्यादातर सुनसान और सनसनी वाली जगहों पर अपना डेरा डाल देते हैं। मैं एक ऐसा शख्स था जिसको भूत प्रेत जिन और परियों की बातें सुनकर हमेशा हंसी आती थी। मैं कभी ऐसी चीज़ों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन मेरी तकदीर इतनी भयानक होगी मैंने कभी अपने वहमो गुमान में भी नहीं सोचा था। मेरी पैदाइश हिमाचल के एक छोटे से गांव तेरा सुजनपुर में हुई थी। मेरे वालिद सेंट्रल गवर्नमेंट में बिजली के डिपार्टमेंट में काम करते थे। पापा की अच्छी खासी सैलरी के अलावा हमारे पास बहुत सारी ज़मीन और मेवा जात के बाग थे। मेरी पढ़ाई हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के एक मशहूर प्राइवेट स्कूल में हुई। पढ़ाई के मामले में मैं हमेशा अव्वल आ जाता था। मेरी जहानत की वजह से मैं ना ही अपने गांव और स्कूल बल्कि आसपास के इलाके में भी मशहूर था। मैं फिज़िक्स और मैथमेटिक्स की कठिन से कठिन न्यूमेरिकल्स को भी चुटकियों में सॉल्व करता था। 12वीं क्लास पास करने के बाद मैंने IIT के लिए अप्लाई किया और बड़ी आसानी से मेरा कानपुर के इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो गया। इंजीनियरिंग के पहले साल में ही मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी IIM का एग्ज़ाम दे दिया और मेरा IIM लखनऊ में एडमिशन हो गया। मैंने इंजीनियरिंग छोड़कर बिजनेस स्टडीज़ में कंसंट्रेट किया और अपनी ग्रेजुएशन के आखिरी सेमेस्टर में ही मुझे दुबई की एक बड़ी कंपनी से जॉब के लिए ऑफ़र आया और मैंने अपने अम्मी पापा से बात करने के बाद दुबई जाने की तैयारी कर ली। अगले दिन मैं दुबई की फ़्लाइट में चढ़कर जब दुबई पहुंचा तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। वहाँ बड़ी बड़ी इमारतें, पुरसुकून शहर, जुडिशियस डेवलपमेंट को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा था। कंपनी ने मेरे लिए एयरपोर्ट के बाहर पिकअप के लिए कैब पहले ही भेज रखी थी और ड्राइवर ने महज आधे घंटे के अंदर कंपनी पहुंचाया। अंदर मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह की चेकिंग के बाद मुझे एक मिस ने चाबी पकड़ाकर इंग्लिश में कहा कि ये आपकी कंपनी के अलॉटेड फ्लैट्स में से आपके वाले फ्लैट की चाबी है, आप कल से जॉब के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ी ही देर में मुझे ड्राइवर ने अपने दिए हुए फ्लैट पर पहुंचा दिया जो काफ़ी कंक्रीट और अच्छे माहौल में बना हुआ था। अगले दिन में जॉब पे जब गया तो कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ ने मुझे तालियों से स्वागत किया और एक सिक्योरिटी स्टाफ के बंदे ने मुझे अपने साथ लेकर एक बड़ा सा कैबिन दिखाया और कहा कि सर ये आपका कैबिन है, आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो बस इस रिंग को एक बारी दबा दीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। ऑफिस का पहला दिन बड़ा अच्छा गुजरा और दिन गुजरने के साथ साथ मैंने उस कंपनी में अपनी रैंक बड़ी जल्दी बढ़ाई
वो जॉब करते करते महज 3 महीनों के अंदर पहले मैनेजर और फिर सिर्फ 2 और महीनों के अंदर सुपरवाइज़र की पोस्ट पर आ गया। कंपनी का सारा स्टाफ मुझसे मुतासिर था और एक एम्प्लॉय ने कहा कि जनाब, आपकी प्रमोशंस को देखकर लगता है कि आप ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे। और ठीक ऐसा ही हुआ। प्रमोशंस के साथ साथ मेरी सैलरी भी आसमान छू रही थी। और उस कंपनी में 2 साल काम करने के बाद मुझे एक दोस्त ने सलाह दी कि रेहान साहब, मुझे लगता है कि आपको अब अपनी एक अलग कंपनी खोलनी चाहिए। उसकी बात मेरे दिमाग में बहुत गहरी तरह घुस गई और मैंने अपने सारे सेविंग्स और घर वालों की मदद से अपना खुद का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिज़नेस शुरू किया। और धीरे धीरे मेरी ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की कंपनी दुबई में बहुत आगे बढ़ गई और सिटी की बड़ी बड़ी कंपनियों की लिस्ट में शामिल हो गई। मेरी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए बड़े अच्छे अच्छे क्लाइंट्स आने लगे और यूँ ज़िंदगी बड़ी आराम और आसाइश से गुजर रही थी। एक दिन मेरे घर वालों ने मुझे फ़ोन किया और खैरो आफियत पूछने के बाद मेरी अम्मी मुझसे पूछने लगी कि शादी के बारे में क्या ख्याल है बेटा। मैंने कहा, अम्मी जान, अभी तो शादी के बारे में मैंने कुछ सोचा नहीं है। लेकिन उस रात मैं बस अम्मी की उसी बात के बारे में सोचता रहा। लेकिन ज़िंदगी की रेस और कंपटीशन में कभी मेरे पास प्यार और मोहब्बत के लिए टाइम ही नहीं मिल पाया। ज़िंदगी ने कभी किसी लड़की के बारे में सोचने का मौका भी नहीं दिया था। कुछ दिन बाद मेरी कंपनी में कुछ नए ब्रिलियंट कैंडिडेट्स रिक्रूट हुए। उन कैंडिडेट्स में एक फीमेल कैंडिडेट कंपनी के अकाउंट सेक्शन को हैंडल करने के लिए रिक्रूट हो गई थी, जिसका नाम फरीहा था। हालांकि कंपनी का CEO होने के नाते मुझे न्यू हायर्स के बारे में ज़्यादा खबर नहीं होती, क्योंकि ये काम मेरी कंपनी के हायरिंग टीम का होता था। कुछ दिन बाद मैं अमेरिका की एक ऑल इंडस्ट्रीज़ ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग अटेंड करने के बाद जब फ्लाइट से दुबई वापस पहुंचा और कंपनी पहुंचकर अपने टॉप स्टाफ से बीते दिनों का जायज़ा लिया, और अचानक जब ऑफिस में मेरे शीशे से बने हुए कैबिन के बाहर मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो दिखने में बड़ी मासूम और खूबसूरत लग रही थी। मैं उसको देखकर उसे नोटिस करने लगा और अपने PA को बुलाकर पूछा कि ये लड़की कौन है। तो उसने जवाब में कहा कि सर, ये न्यू हायर की लिस्ट में सिलेक्ट हुई थी। आप अमेरिका में थे, इसीलिए अभी ये कैंडिडेट्स आपके लिए अजनबी है। मैंने कहा, अच्छा, मुझे अभी इस फीमेल कैंडिडेट का रिज्यूम ला के दीजिए। मेरे PA ने जब उसका रिज्यूम लाया और मैं उसका रिज्यूम खोल कर देखने लगा, उसमें उसकी क्वालिफिकेशन के साथ साथ उसका बायोडेटा था, जिससे पता चला कि वो असल में मुंबई से है और उसकी उम्र 20 साल है और पिछले कई सालों से दुबई में उसने 2 या 3 कंपनियों में एक्सपीरियंस हासिल किया था। मैं हर दिन ऑफिस में बैठकर उसको चुपचाप नोटिस करता और वो चुपचाप बैठकर बड़े ही इंटरेस्ट के साथ अपना काम करते रहते। हर गुजरते दिन के साथ साथ वो मुझे अच्छी लगने लगी और हर रोज़ घर जाकर बस उसी के बारे में सोचता रहता। मैं बस उससे बात करना चाहता था, उसके बारे में और जानना चाहता था। और आखिर एक दिन मैंने अपने PA को बुलाकर कहा कि उस नए कैंडिडेट फरीहा को मेरे ऑफिस में बुलाए। जब वो मेरे कैबिन में आई तो मैंने उसका वेलकम करके बैठने के लिए कहा। उसकी नज़रें झुकी हुई थी और काफ़ी नर्वस दिख रही थी। मैंने पूछा, मैम, क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? वो बोली, जी हाँ सर, मैं जानती हूँ कि आप इस कंपनी के मालिक हैं। मैंने कहा, एक्चुअली मैंने आपको यहाँ फीडबैक के लिए बुलाया है। चूँकि आप न्यू हायर्स में से हो, इसलिए मेरे लिए ये जिम्मेदारी बनती है कि आपकी ज़रूरियात का ख्याल रखूं। उसने कहा, जी सर, मुझे इस कंपनी में अभी तक सब कुछ सही लगा। और मैंने बोला कि कभी कोई भी इशू हो तो मुझे ज़रूर बताना। उसने कहा, सर, जब कोई ऐसी बात होगी तो मैं आपके PA को बता दूंगी, और इजाज़त मांगने लगी। मैंने कहा, मिस फरीहा, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ माई कंपनी। दिन गुजरते गए और हर रोज़ ऑफिस जाते ही जब मेरी नज़र उसकी हसीन रुखसार पर पड़ती थी तो मेरे दिल में उसकी चाहत और बढ़ जाती थी। मैं हर रात को सोते वक्त बस इंतज़ार में रहता था
कि न जाने कब ऑफिस पहुंच जाऊं और उस हसीन नाज़नीन को देखूं। आखिर एक दिन कंपनी के फेयरवेल पार्टी में सब लोग जब पार्टी के मज़े ले रहे थे तो मैं फरीहा को ढूंढने लगा और मैंने सोचा कि आज अच्छा माहौल है, आज मैं अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही लेता हूँ। मैंने अपनी सेक्रेटरी को बुलाकर पूछा कि फरीहा कहाँ है, पार्टी में कहीं नज़र नहीं आ रही। उसने कहा, सर मैं अभी उसको ढूंढकर आपके पास भेजती हूँ। थोड़ी देर बाद मैं पार्टी छोड़कर बाहर आया और मुझे पीछे से आवाज़ आई, सर आपने मुझे बुलाया। मैंने पीछे मुड़कर जो देखा तो उसने सब्ज़ रंग की खूबसूरत ड्रेस हिजाब ओढ़कर पहनी हुई थी। वो उन कपड़ों में इतनी हसीन लग रही थी कि मैं उसके हुस्न में खो गया और न जाने कब मैंने बातों ही बातों में इजहार मोहब्बत कर दिया और उसके सामने अपने दिल का सारा हाल सुना दिया। मैंने कहा कि मैं बस आपके साथ अपनी सारी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, तुम्हें ज़िंदगी की हर खुशी देना चाहता हूँ। लेकिन वो बिना कुछ कहे चली गई। अगली रोज़ मैं सुबह को जल्दी उठकर ऑफिस पहुँचा तो आते ही उसके कैबिन की तरफ नज़र डाली और देखा कि उसकी चेयर खाली पड़ी हुई है। मैंने अपने पीए से पूछा कि फरीहा कहाँ है, तो जवाब मिला कि वो आज एब्सेंट है। मैं ये सुनकर हैरान हो गया क्योंकि जॉब ज्वाइन करने के बाद फरीहा का पहला एब्सेंटिज्म था। मुझे महसूस हुआ कि शायद गलती हो गई मुझसे। मैंने उसके दिल का हाल जाने बगैर ही उसे शादी का प्रपोजल दे दिया। मेरा दिल बेचैनी से तड़पने लगा। उस दिन ऑफिस पहली बार मेरे लिए बड़ा सुनसान लग रहा था और दिन ख़त्म होने से पहले ही मैं घर की तरफ निकल गया। मैं सारी रात बस उसी के बारे में सोचता रहा और सोच रहा था कि पता नहीं उस हसीन महाजबीन से फिर मुलाकात होगी भी या नहीं। इसी सोच में पड़ा हुआ था कि अलार्म बज गया और मैं जल्दी से उठकर ऑफिस के लिए निकला, लेकिन आज भी उसका कैबिन खाली था। मैं बहुत परेशान हो गया और बड़ी मायूसी में अपनी चेयर पर बैठ गया। करीब 1 घंटा गुजर जाने के बाद किसी ने मेरे कैबिन का दरवाज़ा खोलकर पूछा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ सर? मैंने जब नज़र उठाकर देखा तो फरीहा थी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और उसे बैठने के लिए कहा। वो बड़ी नदामत और आंखें झुकाए हुए मेरे सामने चेयर पर बैठ गई। मैंने कहा कि अगर आपको मेरा परसों रात वाली बात से तकलीफ पहुंची हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूं कि मैंने आपके दिल की मर्जी जाने बगैर ही आपसे ज़िंदगी भर का साथ मांगा। उसने बड़ी नदामत और दबी आवाज़ में कहा कि सर ऐसी कोई बात नहीं, मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन मैं इस दुनिया में अकेली हूँ और मेरी माँ के बगैर मेरा कोई नहीं। मैं भी आपको पसंद करती हूँ, बल्कि मुझ जैसी लड़की के लिए आप जैसा साथी मिलना बड़ी खुशकिस्मती और ख्वाब जैसी बात है। लेकिन मैं अगर डरती हूँ तो आपकी दौलत से और आपकी शोहरत से। मुझे डर है कि कई वक्त गुजरने के साथ साथ आप मेरी कदर न जाने और मुझे अकेला छोड़ दें। मैंने कहा कि मैं इस पोजीशन पर ऐसे ही नहीं पहुंचा। मैं भी एक दिन एक मिडिल क्लास आदमी था। अगर आपको मेरी दौलत और शोहरत से डर लगता है तो मैं इस सब को आपके लिए कुर्बान कर सकता हूँ। आप जान लो, मैं आपसे सच्ची और बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। मेरी ये बात सुनकर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े और बोली कि मुझे प्रॉमिस करे सर, आप यूं ही मुझसे हमेशा प्यार करते रहेंगे। मैंने कहा, फरीहा आप मेरे लिए सबसे अजीज़ तर हैं। मैं वादा करता हूँ कि ज़िंदगी भर तुमसे प्यार करूँगा और कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूँगा। आप मुझ पर भरोसा करें। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी आपके नाम कर दी है। मैं कल ही आकर तुम्हारी माँ से हमारे रिश्ते के बारे में बात करता हूँ। ये सुनकर उसने अपने आंसू पोंछ लिए और कहा कि सर, मैं आपका घर पर अपनी माँ के साथ इंतज़ार करूँगी। मैं खुशी खुशी अपने रूम पर पहुँचा और अपने घर वालों को ये सब फ़ोन करके बता दिया। घर वाले सुनकर बहुत खुश हुए और मैंने कहा कि मैं निकाह करके बहुत जल्द उसे घर ले आऊँगा और आपसे मिलवाऊँगा। अगले दिन मैं जल्दी से उठकर उसके दिए हुए एड्रेस पर पहुँचा और घंटी बजाई। उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला। मैंने उसे बड़े अदब से सलाम किया और कहा कि मैं रिहान। उसने कहा कि बेटा, फरीहा ने मुझे आपके बारे में सब बताया है।
खुदा आप दोनों को हमेशा खुश रखे और हमेशा एक दूसरे के लिए मोहब्बत बढ़ाए। कुछ देर बैठने के बाद मैंने कहा कि माँ जी, मैंने इरादा किया है कि अगले महीने की 5 तारीख को मैं फरीहा से निकाह करूँगा और फिर मैं आप दोनों को लेकर अपने घर ले जाऊँगा, जहाँ घर वालों ने शादी की सारी रस्म का इंतज़ाम किया होगा। वो राज़ी हुई और यूँ अगले महीने की 5 तारीख को हमारा निकाह हो गया। लेकिन शादी की विदाई वाली रस्म हमने अगले महीने की 15 तारीख को रख ली। इन दिनों हम रात भर फ़ोन पे एक दूसरे से बातें करते रहे। हर गुजरते दिन के साथ मिलन की आस बढ़ती जा रही थी। कुछ दिन बाद मैंने फरीहा से कहा कि अगर आपको मुनासिब लगे तो हम किसी खामोश जगह पर जाकर कुछ वक्त साथ में गुजारेंगे। फरीहा ने कहा कि मैं अपनी अम्मी को छोड़कर ऐसे कैसे आ सकती हूँ। अगले दिन ऑफिस में स्टाफ की मीटिंग के बाद मैं और कुछ दोस्तों ने मिलकर एक हफ्ते के लिए ओमान जाने का प्लान किया, जिनमें हमारे साथ 4 मेल और 2 फीमेल स्टाफ रेडी हो गए। मैं ऑफिस में जब अपने कैबिन में बैठा हुआ था तो फरीहा अपनी चेयर पर बैठे अपना काम कर रही थी। हम दोनों कैबिन में बैठे बैठे एक दूसरे का खास ख्याल रखते थे और काफ़ी टाइम एक दूसरे की तरफ देखकर गुजारते थे। मोहब्बत दोनों में हर रोज़ बढ़ती जा रही थी। मुझे एक एक दिन गुजरने के साथ ऐसा महसूस होने लगा कि शायद मैं फरीहा के बिना नहीं जी पाऊँगा। अब तो बस मेरी खुशियों की चाबी इसी के हाथ में है। मैं ऑफिस में बैठकर बस उसी के बारे में सोच रहा था कि उसने अपनी चेयर घुमाकर जब मेरी तरफ देखा, मैंने उसे कैंटीन में आने का इशारा किया। उसने छोटी सी मुस्कुराहट के साथ आमादगी का इजहार किया और मैं निकलकर 18वीं फ्लोर पर कैंटीन में बैठा और उसका इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर में जब वो आई तो मैंने कहा, कल ओमान चलोगी मेरे साथ? स्टाफ के कुछ मेंबर्स भी हमारे साथ आ रहे हैं। वो बोली कि मेरा मन भी कई दूर सैर के लिए कर रहा है, लेकिन अपने काम और अम्मी को यूँ अकेला तो नहीं छोड़ सकती। मैंने कहा, आप फिक्र न करें, मैं अपनी मैड को इन दिनों तुम्हारी अम्मी के पास छोड़ दूंगा, वो उसका खूब ख्याल रखेगी। ये सुनकर वो राज़ी हो गई और अगले ही दिन हम स्टाफ के साथ में फ़्लाइट में बैठकर ओमान की तरफ रवाना हो गए। मैंने ओमान की राजधानी मस्कट के पास एक बड़े 5 स्टार होटल में कुछ रूम्स बुक करके रखे हुए थे और एयरपोर्ट पहुंचते ही कैब ने हमें अपने बुक किए हुए होटल पर छोड़ दिया। थोड़ी देर रिलैक्स और खान पान करने के बाद हम सभी लोग मस्कट शहर की सैर के लिए निकले और मैं फरीहा के साथ बैठकर शहर की खूबसूरती देखने में लग गया। फरीहा के साथ बैठकर मुझे शहर और भी खूबसूरत लग रहा था। हमारी ट्रिप 1 हफ्ते के लिए थी। इन दिनों हमने बहुत सारी मौज मस्ती की, ट्रिप के मज़े लिए और एक एक लम्हे को एंजॉय करते रहे। पूरा दिन सैर करने के बाद रात को हम अपने होटल से थोड़ी ही दूर सभी लोग आग जलाकर उसके इर्द गिर्द बैठते और खूब मज़े करते। फरीहा के साथ गुजारा हुआ ये वक्त मेरे लिए बहुत ही यादगार बनता जा रहा था और हमारी ट्रिप के ये दिन कहाँ से गुजर गए कुछ भी पता न चला। अब हमारी ट्रिप का आखिरी दिन था और कल सुबह ही फ्लाइट बुक करके रखी हुई थी। रात के वक्त हम सभी लोग होटल के बाहर आग जलाकर मज़े कर रहे थे, लेकिन मेरा दिल न जाने क्यों मायूस होने लगा। जब हम अंदर जाकर होटल में सोने के लिए गए तो स्टाफ के इंचार्ज ने कहा कि गाइस जल्दी से सो जाए, सुबह जल्दी उठकर निकलना है। सब ने रूम की लाइट्स बंद कर दिए, लेकिन मुझे न जाने कौन सी बेचैनी सता रही थी। रात के करीब 12 बज रहे थे। मैंने अपना फ़ोन उठाकर फरीहा को मैसेज किया जिसमें लिखा, बेबी आर यू स्लीपिंग? और ठीक 2 मिनट के बाद रिप्लाई आया कि मेरी आंख कुछ देर के लिए ही लग गई थी, लेकिन अभी जाग रही हूँ, क्या हुआ? मैंने मैसेज में लिखा कि मैं होटल से निकलकर बाहर उसी जगह पे आपका वेट कर रहा हूँ जहाँ इन दिनों हम सभी लोग बैठा करते थे। और ठीक 1 मिनट के बाद रिप्लाई आया, ओके। मैं जल्दी से शर्ट पहनकर निकल गया और उस जगह पहुंचकर थोड़ी सी आग जला दी और आग के पास बैठकर फरीहा के बारे में सोचने लगा। थोड़ी देर बाद फरीहा आई और बोली कि खैरियत है, आपने रात के इस पहर मुझे ऐसे क्यों बुलाया? मैंने कहा, हाँ सब ठीक है, बस नींद नहीं आ रही थी और सच कहूँ तो तुम्हारी याद सोने नहीं दे रही थी। वो बोली कि
कि ये कैसी बात है, याद तो इन्हें किया जाता है जो दूर होते हैं। मैं तो आपके पास हूँ और कुछ ही दिनों बाद हमेशा के लिए तुम्हारी होने जा रही हूँ। और ये कहते हुए मेरे पास बैठ गई। मैंने अपना सर उसके जानों में रखकर बोला कि हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन पता नहीं हर गुजरते दिन के साथ साथ मोहब्बत क्यों बढ़ रही है। ऐसे ही चलता रहा तो शायद मैं ऊपर वाले को प्यारा ही ना हो जाऊं। ऐसा बोलते ही उसने मेरे मुंह पर हाथ रखा और मेरे माथे को चूम कर कहा कि ऐसा नहीं बोलते, बस कुछ दिनों की ही तो बात है। हम दोनों मोहब्बत के रंग में रंग गए और आसमान में चांद और सितारों को देखते हुए मीठी मीठी बातें करने में लग गए। हम एक दूसरे की आंखों में डूब गए। मैंने धीरे से उसका सिर नीचे करके उसके होंठ चूम लिए और उसको कसकर अपनी छाती से लगाया और धीरे से उसकी गर्दन और हर हिस्से को चूमने लगा। उसने मुझे रोका नहीं और हम दोनों एक दूसरे में मस्त हो गए और धीरे धीरे सारे पर्दे हम दोनों के दरमियान से हट गए। वो मेरी हर हरकत को आंखें बंद करके महसूस कर रही थी और धीरे धीरे हम दोनों बराना हुए और हमारे दरमियान सब कुछ हो गया। अचानक से उसने मुझे पकड़कर अलग कर लिया और जल्दी से अपने बदन को ढक लिया। मैंने पूछा क्या हुआ। उसने कहा कि पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमें कोई देख रहा है। मुझे लगता है कि अब हमें चलना चाहिए। मैंने हर तरफ देखा लेकिन कुछ ना दिखा और उसे फिर से अपनी बाहों में लेने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे रोका और कहा कि सीरियसली मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मैंने कहा ओके, कोई बात नहीं, और जल्दी से अपनी कमीज़ पहनकर उसका हाथ पकड़ा और होटल की तरफ चल दिया। अंदर पहुँचते ही मैंने वॉशरूम जाकर नहा धोकर जब अपने रूम में लेट गया तो मेरे अंदर एक अजीब सी कैफियत होने लगी। मैंने मोबाइल उठाकर फरीहा को मैसेज किया, बेबी आर यू ऑलराइट? तो रिप्लाई आया जी। मैंने गुड नाइट लिखकर मोबाइल रख दिया और गहरी नींद में सो गया। सुबह होते ही मेरी सेक्रेटरी ने मुझे उठाया और कहा कि सर, सभी लोग रेडी है, फ्लाइट में बस 1 घंटा रह गया है, प्लीज़ जल्दी से रेडी हो जाएं। मैं जल्दी से उठकर नहा धो के तैयार हुआ और हम सभी लोग एयरपोर्ट पहुंचे। मैंने अपनी और फरीहा की सीट एक साथ बुक की हुई थी। प्लेन में बैठते ही मैंने फरीहा को देखा और महसूस किया कि उसका चेहरा उतरा हुआ है। मैंने कहा आप ठीक हो? उसने बड़ी चुप्पी से कहा जी। मैंने कहा प्लीज़ मुझे बताओ। उसने कहा कि जब हम रात को वहाँ से वापस आए थे तो मुझे सारी रात डरावनी ख्वाब आ गए। मैंने देखा कि जैसे कोई डरावनी औरत आकर चाकू लिए हुए हमें उसी हालत में मार रही है और छुरा दोनों के जिस्म में गूंद रही है। मैं ये सुनकर हंसा और कहा बेबी रिलैक्स, ये सिर्फ ख्वाब ही तो है, ख्वाबों का क्या, कभी अच्छे कभी बुरे आते जाते रहते हैं, जस्ट रिलैक्स करो और भूल जाओ। आखिर तुम मेरी बीवी हो, हमारा निकाह हो चुका है, मुझे आपकी ये मायूसी देखी नहीं जाती। ये बातें सुनकर उसने अपना सिर मेरे कंधों पर रखा और कहा बेबी आई लव यू। मैंने कहा आई लव यू टू। कुछ दिन बाद मेरी अचानक से अमेरिका के क्लाइंट्स के साथ मीटिंग के लिए मुझे यूनाइटेड स्टेट्स जाना पड़ा। मैं जल्दी से वापस आना चाहता था, लेकिन वहाँ जाकर काम इतना बढ़ गया कि मेरे कई दिन निकल गए। मुझे टेंशन सताई जा रही थी कि कुछ ही दिनों बाद मेरी और फरीहा की शादी है और मुझे इंडिया जाना है, लेकिन काम इतना ज़रूरी था कि मुझे मजबूरन शादी की डेट को चेंज करना पड़ा। मैंने घर वालों और फरीहा की माँ को फ़ोन करके सब कुछ समझा दिया और सभी शादी की तारीख बढ़ाने में आमादा हो गए और हमने शादी की रस्म की तारीख 2 महीना पीछे कर दिया। मेरा 1 महीने से ज़्यादा यूएस में ही गुजर गया और एक दिन अचानक से जब मैं एक बड़ी मीटिंग अटेंड कर रहा था तो मेरे मोबाइल पर फरीहा की कॉल आई। मैंने कॉल काट कर लिखा कि आई एम इन मीटिंग एंड आई विल कॉल यू बैक। अभी 2 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि फिर से मोबाइल बज गया और मैंने फिर से कॉल डिस्कनेक्ट कर ली, लेकिन कॉल आती रही। मेरा दिल घबरा गया और मजबूरन मैंने सब अटेंडीज को कहा कि जेंटलमैन मुझे प्लीज़ 2 मिनट का वक्त दीजिए, और मीटिंग छोड़कर बाहर आया और जल्दी से फरीहा का नंबर डायल कर लिया। कॉल रिसीव हुई और मैंने जल्दी से कहा कि बेबी क्या हुआ, मैं तुम्हारे लिए मीटिंग छोड़कर आया हूँ, इज़ एवरीथिंग ऑलराइट? तो जवाब मिला कि आई एम प्रेग्नेंट।
ये सुनकर मेरे तो होश उड़ गए और थोड़ी देर तक दोनों चुप हो गए। फिर मैंने खुद को संभाला और कहा कि बेबी नो प्रॉब्लम, ये हमारा बच्चा है। मुझे पता है आपको ये फिक्र सता रही होगी कि शादी की डेट दूर कर दी है। तुम घबराओ मत, मैं यहाँ अपना काम जल्द ही निपटा दूंगा और कुछ ही दिनों में घर पहुँचकर जल्दी से शादी की रसूमात पूरी करके तुम्हें अपने घर ले आऊँगा। फरीहा ने कहा ठीक है, मुझे आप पे बहुत भरोसा है, आप जल्दी से घर आ जाएं। मैंने कहा मैं हूं ना, आप प्लीज़ अपने साथ साथ मेरे बच्चे का भी ख्याल रखना और थोड़ी खुश तो हो जाओ। एट लीस्ट यू आर गोइंग टू बिकम ए मदर नाउ। वो मुस्कुराई और मैंने इजाज़त लेकर फ़ोन रख लिया। मैंने यूएस में कुछ दिन और गुजारकर अपनी बाकी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर ली और जल्दी से दुबई पहुंच गया और घर वालों के बाद फरीहा की माँ को फ़ोन किया और कहा कि मेरा सारा काम हो गया है और शादी में अभी पूरा 1 महीना है, लेकिन मेरा आगे और ज़्यादा काम बढ़ने वाला है, इसीलिए हम शादी की सारी रसूमात इसी हफ्ते पूरी कर लेंगे। सभी लोग राज़ी हुए और अगले ही दिन मैं फरीहा और उसकी अम्मी को लेकर इंडिया आया और अपने माँ बाप के साथ अपने घर में शादी की सारी रसूमात पूरी कर ली। शादी के माहौल में कई दिन गुजरे और सब कुछ होने के बाद मैं फरीहा को लेकर दुबई वापस आ गया और हम दोनों अब मेरे फ्लैट में एक साथ रहने लगे। सब कुछ सही चल रहा था। हम दोनों एक दूसरे को खूब चाहते थे और एक दूसरे का खूब ख्याल रखते। मैं फरीहा को पाकर बहुत खुश था और रब का शुक्र बजा लाता, लेकिन अभी हम दोनों को एक साथ 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था कि अचानक फरीहा के रवैये में तब्दीली आना शुरू हो गई और अजीब हरकतें करने लगी। मैं कभी कभी रात को जब जागता तो फरीहा बिस्तर पे नहीं होती और मैं जल्दी से निकलकर उसे आवाज़ देता। वो कभी गार्डन, कभी लॉन और कभी किचन में सोती हुई पड़ी होती। मैंने उसे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि सब नॉर्मल है। इसी हालत में 1 हफ्ता गुजर गया। हर गुजरता दिन बड़ा अजीब होता जा रहा था। वो न अच्छी तरह से खाती पीती, न खुश रहती और न अच्छे से बात करती। मैं ये सब देखकर परेशान होने लगा। मुझे एक तरफ से ऑफिस का काम संभालना पड़ता और दूसरी तरफ से फरीहा की फिक्र दिमाग से निकल नहीं पा रही थी। मैंने अपनी मैड को फरीहा के आसपास रहने को कहा और ऑफिस पहुंचते ही फरीहा का नंबर डायल करता, जबकि वो मेरी कॉल रिसीव नहीं करती। एक दिन मैंने अपने मैड के नंबर पर कॉल किया और पूछा कि फरीहा ने खाना खाया। वो बोली कि सर वो बस अपने कमरे में बैठी हुई है, ना कुछ खा रही है, ना मुझे अपने पास आने देती है। मैंने उसे कहा कि तुम खाना तैयार कर लो, मैं अभी आके मैडम को खाना खिला दूंगा और जल्दी से अपना कंप्यूटर बंद करके अपनी सेक्रेटरी से कहा कि मेरी आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर लो, मैं घर जा रहा हूँ। और घर पहुँचते ही प्लेट में खाना लेकर फरीहा के रूम का दरवाज़ा खोला तो कमरे में पूरा अंधेरा था। मैंने लाइट ऑन कर ली और फरीहा की तरफ जब नज़र पड़ी तो मैं घबरा गया। उसने अपने बाल खोलकर दीवानों की सी हालत बनाए रखी थी। मैंने उसे अपनी छाती से लगाया और कहा कि मेरी जान, तुम्हें क्या हो गया है? कोई बात है तो मुझे बता दो। फरीहा ने ज़ोर से मुझे धक्का दिया और सारा खाना फर्श पर गिरा दिया और ज़ोर से बोली कि डोंट टच मी। मैं उसको बड़ी हैरत से देखने लगा और बोला कि फरीहा ये तुम क्या कर रही हो, खुदा के लिए मुझे बताओ। वो बोली कि मुझसे दूर होना चाहते हो ना तुम, चली जाऊंगी, तुम्हें ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दूंगी। मैं उसको बड़ी हैरत से देखता रह गया। मैंने कहा कि तुम तो मेरी जान हो, मैं भला तुमसे दूर क्यों होना चाहूँगा? उसने कहा सब झूठ है, तुम उसके लिए मुझे छोड़ना चाहते हो ना। मैंने फिर उसका हाथ पकड़ा और बोला कि तुम किसकी बात कर रही हो? उसने फिर से मेरा हाथ हटाकर कहा डोंट टच मी ऐसे, और मुझे खुद से दूर करके दौड़ती हुई घर से बाहर निकल गई। मैंने अपनी कनीज से उसके पीछे जाने को कहा। थोड़ी देर बाद मेरी कनीज दौड़ती हुई मेरे पास आई और बोली सर, मैडम सड़क पे से निकलती जा रही थी और अचानक से वो मेरी नज़रों से ओझल हो गई। मैंने हर तरफ देखा लेकिन मैडम कहीं नहीं मिली। ये सुनकर मैं घबरा गया। मैं और मेरी कनीज पागलों की तरह सड़कों पर निकलकर फरीहा को ढूंढने निकल गए। जब उसका कुछ पता न चला तो मैंने अपने सभी करीबी फ्रेंड्स के साथ साथ फरीहा की माँ को कॉल कर ली और हम सब पूरी रात शहर में उसे ढूंढते रहे, लेकिन मेरी फरीहा कहीं नहीं मिली।